देखिए नारकोटिक्स इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चुनौती है ये, एंड स्पेशली युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और भी बड़ी चुनौती है। और उसमें इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, इलीगल मनी ऑफ कोर्स, कि उससे सामान्य तौर पे डील करना भी बहुत मुश्किल है। सर क्योंकि आपने बोला कि इलीगल है, हम सभी जानते हैं ये चीज़, तो सर ये जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, सर इनको ट्रैक डाउन करना कितना डिफिकल्ट है? ट्रैकिंग इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। जी। देखिए आजकल नए नए सर्वेलेंस के टेक्निक्स आ गए हैं। एक होता है जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं, जो जो उगाए जाते हैं, अच्छा। लाइक ओपियम जिसको बोलते हैं हम, अफीम। अफीम। उसकी खेती होती है, फिर उसके बाद उसमें से बनता है हेरोइन एंड ब्राउन शुगर। तो वो उसी तरीके से कोकेन होता है एक और ड्रग, जी। वो भी उगाए जाते हैं ये ये भी ड्रग्स। उगाए जाते हैं और सर। कुछ ड्रग्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, जी। दे आर दी सिंथेटिक ड्रग्स जिसे बोलते हैं, जी। जो गोलियां होती हैं, लाइक एक्सटेसी हो या आइस हो। या तो दे आर मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स ऑल्सो। तो सर पंजाब को, क्योंकि एज अ स्टेट अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के लिए भी फेमस है कि वहाँ के जो यूथ है काफ़ी एडिक्टेड हैं। It is a border state with Pakistan, जी। and I believe I have not worked there, but what information I have जी। is that that role is of Pakistan and their ISI and those agencies to supply drugs into that state जी। जी। is a lot. हम लोग सोचते हैं कि drug addiction means वो गरीब तबका and all that. हाँ। That is not true. Addiction is there at every level. Only thing is जो ऊपर के क्लासेस होते हैं, उसमें अगर कोई ऐसे एडिक्शन केस है तो वो दबा देते हैं उसको। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका सिंह एंड आई वेलकम यू टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज का जो हमारा एपिसोड है वो एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है एंड वी हैव इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि दैट आई एम ऑनर्ड लिविंग यूनिकॉर्न्स के बिहाफ पर मैं ये कहना चाहूँगी दैट वी हैव आईपीएस ऑफिसर वरुण कपूर विद अस। Hello, सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। thank you for calling me. It's our pleasure, sir. So, sir is currently serving as Special Director General Police in the Rustamji Armed Police Training College, sir, if I'm not Correct, wrong. correct. So, sir, how are you? I am okay. How are you? I'm also very good, sir. Very सर अगर इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सर आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, 34 ईयर्स इन इंडियन पुलिस सर्विसेज। सो Yes. सो नारकोटिक्स से एक बार हम स्टार्ट करते हैं। सर व्हाट जी। इज़ द करंट सिनेरियो ऑफ नारकोटिक्स? देखिए नारकोटिक्स इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चुनौती है ये, एंड स्पेशली युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और भी बड़ी चुनौती है। जी। और उसमें इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, इलीगल मनी ऑफ कोर्स, कि उससे सामान्य तौर पे डील करना भी बहुत मुश्किल है। जी। ऐसा बोलते हैं कि नारकोटिक्स का जो ट्रेड है, इलीगल ट्रेड, जी। वो दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा बिजनेस है। मतलब अगर लीगल एंड इलीगल बिजनेस दोनों मिला लो, फिर भी नारकोटिक्स नंबर 3 पे आता है। पहला है सबसे बड़ा ऑयल का बिजनेस जो होता है ना, तेल का एक्सट्रैक्शन, उसका रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 आर्म्स ट्रेड जिसे बोलते हैं, डिफेंस आर्म्स लाइक एरोप्लेन्स एंड टैंक्स, एंड थर्ड इज नारकोटिक्स, इलीगल नारकोटिक्स ट्रेड। तो उसमें इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है कि उसको सामान्य तरीकों से डील करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। करेक्ट। इसीलिए वो और भी बड़ा डेंजर बनता जा रहा है, और उसको डील करना बहुत ज़रूरी है। सर क्योंकि आपने बोला कि इलीगल है, हम सभी जानते हैं ये चीज़, तो सर ये जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, सर इनको ट्रैक डाउन करना कितना डिफिकल्ट है? ट्रैकिंग इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। जी। देखिए आजकल नए नए सर्वेलेंस के टेक्निक्स आ गए हैं, करेक्ट। नए नए तरीके आ गए हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो अगेंस्ट क्रिमिनल्स, अगेंस्ट क्राइम्स, अगेंस्ट गैंग्स। तो वो तरीके तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और उनको ट्रैक करना भी संभव है। और पर उसका वॉल्यूम इतना है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि, और उसमें इतना सारा जैसे मतलब इलीगल मनी इन्वॉल्व है कि आप एक नेटवर्क को ध्वस्त करते हो तो दूसरा नेटवर्क भी आ जाता है, बिकॉज वो इलीगल मनी इज सो मच जी। इन्वॉल्व। जी। जी। तो इट इज़ अ चैलेंज, एंड आई बिलीव दैट ऐसे चैलेंज में सबसे अच्छा तरीका ही लोगों की जागरूकता है। करेक्ट। अगर लोगों को जागरूक करेंगे तो फिर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। पकड़ना शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, आपने आज पकड़ा तो दूसरा कोई आ गया। तो आप लोगों को जागरूक करो, युवाओं को जागरूक करो, उनको बताओ कि ड्रग्स लेना इज़ लाइक ज़िंदगी ख़त्म करना, जी। वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफकोर्स है। सर, क्योंकि यंग वैसे तो हर एज ग्रुप के लोग इसके शिकार हो जाते हैं, बट यंगस्टर्स में हमने देखा है ये चीज़ें बहुत ईजिली, क्योंकि सर मे बी वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो जो पेडलर्स हैं या जो लोग हैं इस बिज़नेस में, वो
टारगेट करके रखते होंगे, तो हाउ दिस हायरार्की कम्स कि ये पहुंचता कैसे है सर आम जनता तक? देखिए, देर आर टू टाइप ऑफ ड्रग्स बेसिकली। एक होता है जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं, जो जो उगाए जाते हैं, अच्छा। लाइक ओपियम जिसको बोलते हैं हम, अफीम। अफीम। उसकी खेती होती है, फिर उसके बाद उसमें से बनता है हेरोइन एंड ब्राउन शुगर। तो वो उसी तरीके से कोकेन होता है एक और ड्रग, जी। वो भी उगाए जाते हैं ये भी ड्रग्स। उगाए जाते हैं और सर? कुछ ड्रग्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, जी। दे आर दी सिंथेटिक ड्रग्स जिसे बोलते हैं, जी। जो गोलियां होती हैं, लाइक अच्छा। एक्सटेसी हो या आइस हो। या। तो दे आर मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स ऑल्सो। तो बेसिकली जो उगाए जाते हैं, तो उसमें जो नेक्सस है वो पहला जहाँ पे उगते हैं खेत, जो किसान होते हैं, पहला स्टेज वो है। जी। फिर दूसरा स्टेज है, उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं वो, Correct. उसको रिफाइन करके उसको बनाते हैं ब्राउन शुगर एंड ऑल, जी, जी, जी। इन छोटे छोटे उनके उसको बोलते हैं वर्कशॉप्स टाइप ऑफ थिंग, जी। इलीगल ऑफ कोर्स। जी। उसके बाद कैरियर्स होते हैं जो वो ड्रग्स को लेके जाते हैं, जो कार्टेल वाले होते हैं, उसको वो भिजवाते हैं फ्रॉम जहाँ बनती है टू जहाँ पे उसका यूज़ होना है। अच्छा। और उसके बाद होते हैं पेडलर्स, जो बड़ा अमाउंट आता है उसको छोटे छोटे पुड़ियाओं में, छोटे छोटे अमाउंट में बना के बेचते हैं। युवाओं तक, बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो ये उसकी पूरी कड़ी है। और सर जो आपने टाइप्स ऑफ ड्रग्स बताएं, तो सर उसमें जैसे गोली के बारे में आपने बताया, तो सेम इज उसी कैटेगरी में फॉल करता है सर, जो ये पाउडर होते हैं या इंजेक्शंस होते हैं, ये भी सेम कैटेगरी में ही फॉल करता है? नहीं, पाउडर्स एंड इंजेक्शंस एंड ऑल दैट, देखिए वो बनाने का तरीका अलग है। मैंने बोला ना, एक तो सिंथेटिक है, एक तो जी, केमिकल हैं जी, जी। जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जैसे दवाइयाँ बनती हैं, वैसे ये भी बनते हैं। दवाइयों जैसी ड्रग्स के ये दो प्रकार होते हैं उसमें जी। भी। एक होता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, दवाई फॉर मेडिकल पर्पस, जी। और एक होता है नार्कोटिक ड्रग्स, दैट इज़ फॉर नशा। नशा करने और के लिए। पर वो उनका तरीका तो वही है। टैबलेट मेकिंग मशीन्स होती हैं, केमिकल फॉर्मुलेशंस आप उसमें डालो तो आपको टैबलेट बना के दे देती हैं, कैप्सूल बना के दे देती हैं। उसको भी ये लोग, वो बनाना बहुत आसान होता है जी, जी, उसको, जी। उसको स्मगल करना भी बड़ा इजी होता है। तो दैट इज़ वन ट्रेड। द अदर ट्रेड इज़ द नेचुरल ड्रग्स जो जी। उगाए जाते हैं। वो मुश्किल होता है हाँ। कि आपको उसको उगाना है, फिर उसको हार्वेस्ट करना है, फिर उसमें से आपको ड्रग्स निकालना है। तो इट्स अ मोर डिफिकल्ट टास्क। Correct. बट जनरली जो पकड़े जाते हैं पुलिस के नेट में, वो होते हैं कैरियर्स जो लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी अच्छा। जगह, या फिर पेडलर्स जो पहुंचाते हैं Correct. बच्चों तक, युवाओं तक। Correct. जो मेन जहाँ से वो जो नेटवर्क चलाते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल होता है, बिकॉज ड्रग्स उनके पास होती नहीं, वो तो कैरियर्स के पास मिलती हैं। तो इट इज़ फिर भी देर आर मेनी वेज इन विच वी कैन नैप देम ऑल्सो, एंड दे आर बिंग नैप। बट दिस इज द होल नेक्सस, इज अ वेरी बिग ट्रेड, Correct, इट्स लाइक correct. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बैटल करना, टैकल करना हमेशा एक अच्छी तगड़ी चुनौती होती है। जी, जी। और उससे करना, वो उसे कर भी रहे हैं। बट जैसे मैंने बोला, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर ही होगा। हाँ। लोग बचेंगे उससे तो बहुत बेहतर होगा, और अपने आप ही उसका कंजम्पशन नीचे आएगा, तो फिर उसकी प्रोडक्शन भी नीचे जाएगी। सर क्या ये सिटीज़ से भी फ़र्क पड़ता है कि गांव, शहर, टायर 1, टायर 2, टियर 2, 4 सिटीज़, क्या एक्सपोजर जितना मिलता जाता है उससे नशे में भी बढ़ोतरी होती है? यस, ऑफ कोर्स, जहाँ बड़ा शहर होगा उसमें ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे लोग ही ज़्यादा रहते हैं, तो टारगेट्स ही उनको बहुत ज़्यादा विक्टिम्स मिल जाएंगे जिनको वो दे सकते हैं ड्रग्स। जी। तो बड़े शहर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बट आई थिंक प्रॉब्लम इज़ इक्वल फॉर ऑल एरियाज़। मैंने ये देखा है यहाँ पे इंदौर में, मैं हाँ। रतलाम रेंज में मैं डीआईजी था, तो जी। रतलाम, मंदसौर, नीमच आता है उसमें। वहाँ पे ओपीएम की खेती होती है, एंड दैट इज़ डन लीगल खेती जिसे बोलते हैं लीगल ना। और खेती। उसके बाद उसमें से बनता है मॉर्फिन। मॉर्फिन पेन किलर होता है। जी। तो पर उसमें से कई बड़ा हिस्सा चले जाता है ब्लैक मार्केट में। तो वो एरिया में मैंने काम किया है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जो लोग, गांव के लोग हैं, जो जहाँ खेती होती है, वहाँ भी बहुत एडिक्शन है, Addiction. बिकॉज वहाँ अवेलेबिलिटी बहुत है। तो इट इज़ अ प्रॉब्लम विच हैज़, पंजाब देखिए आप, इज़ अ वेरी बिग पंजाब, प्रॉब्लम। यस, यस, यस। तो मेनी प्लेसेस जहाँ पे उसका, जहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, तो वहाँ उसका उसका अब्यूज़ भी ज़्यादा हो जाता है। तो सर पंजाब क्योंकि एज अ स्टेट अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के लिए भी फेमस है कि वहाँ के जो यूथ है काफ़ी एडिक्टेड हैं, तो सर इज़ देयर एनी मेजर ड्रॉबैक दैट गवर्नमेंट और द सिस्टम इज़ नॉट एबल टू? Drawback to, there is no drawback. There is it is a border state with Pakistan, जी। and I believe, I have not worked there, but what information I have जी। is that that role is of Pakistan and their ISI and those agencies to supply drugs into that state जी, जी, जी। is a lot. इस तो वजह से। उसका बहुत बड़ा कारण वो भी है, और जिस कारण से ये हुआ है। Right. और उसके वहाँ की एजेंसीज उसको बड़े अच्छे से टैकल कर रही हैं। अब तो काफ़ी प्रॉब्लम में कमी आई है, बट इट वाज, उसके कारण वो बढ़ गया था प्रॉब्लम वहाँ पे। करेक्ट सर, क्योंकि आपने तो रियल लाइफ में इतने एग्जांपल्स देखे होंगे आपकी वर्क लाइफ में, तो सर फैमिलीज़ पे या इंडिविजुअल्स में कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का?
देखिए ड्रग एडिक्शन पूरे परिवार को नष्ट करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इट्स नॉट ओनली दी एडिक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसका जो पूरा परिवार है वो इम्पैक्ट हो जाता है। और क्योंकि उसके एक व्यक्ति के एडिक्शन से अगर वो मेन मेंबर ऑफ द फैमिली है, जो अर्निंग मेंबर है, Correct. तब तो वैसे ही उनके पैसे में बहुत कमी, इवन इफ इट इज़ अ सन और अ डॉटर, तो पूरा परिवार उसमें इफेक्ट होता है। जी। एंड ड्रग्स के भी वेरियस ऐसा चीज़ है जो उसके नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। नशा देखिए बहुत प्रकार का होता है। एंड एक होता है इंटॉक्सिकेंट्स जिसे बोलते हैं ना, जिससे आपको जैसे हुआ सिगरेट, उसमें होता है निकोटीन। निकोटीन ऑल्सो कॉजेज एडिक्शन। देन ये कॉफ़ी एंड चाय, इसमें होती है कैफीन, कैफीन। तो कैफीन ऑल्सो कॉजेज एडिक्शन। Yes. Then there is alcohol. Alcohol. That also causes addiction. So Correct. they are addictive substances, but they cause addiction of the body. इसको बोलते हैं physiological dependence, कि आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाती है, तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है। बट ये जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस तो क्रिएट करते ही हैं, वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी क्रिएट करते हैं। Okay. तो आपका बॉडी एंड माइंड दोनों एडिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को छोड़ना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सर क्योंकि अभी हम इसी टॉपिक पे हैं तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि सर जैसे अभी हम मेंशन किया कि अल्कोहल विच इज़ वाइडली कंज्यूम्ड थिंग, तो सर व्हाट्स योर टेक कि अल्कोहल को मैनेज करना कितना अलग है फ्रॉम ड्रग्स? नहीं, अल्कोहल जैसे मैंने बोला इट्स अ फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस क्रिएटिंग मटेरियल, तो इट कॉजेज यू हार्म एंड यू शुड नॉट डू इट। एंड दोज पीपल जो एडिक्ट्स हैं उसके, जो लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं जी, मात्रा जी, में, जी। वो उसको अगर छोड़ना चाहें तो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं एंड ऑल दैट, वहाँ जाके रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसे बोलते हैं, वो उसको छोड़ भी सकते हैं। पर उसको इतना लेना ही नहीं चाहिए कि वो स्टेज आए। वो नौबत बट नार्कोटिक ड्रग्स तो ऐसी एक चीज़ है जो आपने एक बार लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती तो है। सर मैंने सुना है कि जैसे कि सर एक माइंड पे जो इम्पैक्ट डालता है ड्रग, हाँ, पीपल हेलुसिनेट ऑल्सो, या वो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो दैट मीन्स कि वो ड्रग्स डायरेक्ट आपके ब्रेन पे, आपके माइंड पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और उस obviously. कंडीशन में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज विच इज़ डेंजरस, राइट? या देयर आर ड्रग्स का भी बहुत टाइप्स होते हैं। एक होते हैं डिप्रेसेंट्स, जो आपकी मूड को डिप्रेस करते हैं एंड यू बिकम स्लो, वीक एंड लेथार्जिक एंड ऑल दैट, वो होते हैं डिप्रेसेंट। जैसे अल्कोहल इज़ अ डिप्रेसेंट एंड ड्रग्स में भी डिप्रेसेंट होते हैं, ओपीएम इज़ अ डिप्रेसेंट। वैसे ही एक होते हैं स्टिमुलेंट्स जो आपको हाइपर एक्टिव कर देते हैं, अच्छा, वो होते हैं कोकेन जैसे इस स्टिमुलेंट। ओके, और एक होता है हेलुसिनोजन जो आप बोल रहे थे, जी, जी, जी। हेलुसिनेशन करना, हाँ। आपको कहीं के विचार आते हैं, आप अलग दुनिया में चले जाते हैं, वो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं। दैट्स दी सिंथेटिक ड्रग। नेचुरल ड्रग वो जो उस टाइप का होता है उसको बोलते हैं marijuana या marijuana, सर, गांजा। जो गांजा, हाँ, हाँ सर, तो वो भी वो हेलुसिनोजन होता है। तो अलग अलग उसके भी इफेक्ट रहते हैं, तो यू हैव टू बेसिकली इट इज़ दैट हर चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड उस एक बार भी नहीं, मतलब इज़ नॉट दैट कि मैं ट्राई कर लूँ और फिर नहीं करूँगा, तो वो भी शायद संभव ना हो पाए। तो सर इंडिया में करंट जो अपना जुडिशरी है, जो लॉ इन्फोर्समेंट है, आपको क्या लगता है जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनाए गए हैं, व्हाट्स योर टेक कि आपको लगता है उसमें चेंजेस की ज़रूरत है? नो नो, लॉज आर वेरी गुड। वेरी द स्ट्रिक्ट? एनडीपीएस एक्ट होता है, अच्छा। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जी। एक्ट, वो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रावधान है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है वो। और उसमें अगर आप छोटे से अमाउंट के साथ भी अगर आप पकड़े पकड़े गए, गए। देर डिफरेंट अमाउंट्स, एक होता है कमर्शियल क्वांटिटी, एक होता है पर्सनल यूज़, जी। तो उसमें भी आपको सज़ा होती है। एंड पोजेशन इज़ एन ऑफेंस, ओनली पोजेशन, नॉट नेसेसरी कंजम्पशन। अगर आपके पास मात्रा मिल गई छोटी सी, और अगर आपके बॉडी पे है या आपके परिसर में है, जी। तो फिर आपकी है वो। यू कैन नॉट से कि मैंने को पता नहीं यहाँ पड़ी है तो किसी ने रख दी। जहाँ तो मिलेगी। आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। इट्स अ वेरी गुड एक्ट एंड सब्सटेंटेटिव एक्ट है। मतलब उसमें ये है कि अगर गवाह भी पलट जाएं, कभी कभी होता है गवाही जो देते हैं हाँ, ना, हाँ, हाँ। अगर वो भी पलट जाएं बट आपका प्रोसीजर सही हो ऑफ जब्ती का, तो उसमें सज़ा होती है। सज़ा। तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्ट एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड वेरी वेल। एंड बट फिर भी जैसे मैंने बोला, वॉल्यूम इतना है कि उसके सबको टैकल करना बिकम समटाइम्स डिफिकल्ट। सो क्योंकि ड्रग पेडलिंग पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ओपनली वो लोग रहते ही हैं, तो सर क्या हायरार्की जो होती है सोसाइटी की, जैसे द रिच एंड द पावरफुल और द जो थोड़ा से लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, कि इससे भी कुछ डिफाइन होता है? नो, आई हैव सीन एडिक्शन एट ऑल लेवल्स, बट ओनली थिंग इज जो एडिक्शन हम लोग सोचते हैं कि ड्रग एडिक्शन मीन्स वो गरीब तबका एंड ऑल दैट, दैट इज़ नॉट ट्रू। एडिक्शन इज़ देयर एट एवरी लेवल। ओनली थिंग इज जो ऊपर के क्लासेस होते हैं उसमें अगर कोई ऐसे एडिक्शन केस है तो वो दबा देते हैं उसको, वो पता नहीं चलने देते हैं, अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं, जी। एंड ऐसे फिर कोई मिसहैप्स भी हो जाते हैं। बट एडिक्शन तो पूरे स्पेक्ट्रम में है सोसाइटी के, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सर क्योंकि साइबर होती क्राइम है। भी, और उसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है Correct. कि आप अपने बच्चों को कैसे पालो, उनको कैसे समझाओ, अपनी लड़कियों को स्पेशली दिस वन ड्रग जो मैं बोलना चाहूँगा of व्यूअर्स course. के लिए, उसको बोलते हैं डेट रेप ड्रग।
ओह, है ना। तो उसमें क्या होता है, इट इज़ अ ड्रग कॉल्ड केटामीन। तो केटामीन इज़ अ ड्रग विच इज़ कलरलेस, इट इज़ ओडरलेस एंड इट इज़ टेस्टलेस। तो मतलब अगर मैं आपके पानी में भी मिला दूँ तो ना आप उसको देख पाओगे, ना आप उसको स्मेल कर पाओगे, ना आप उसको टेस्ट कर पाओगे। पता नहीं ऐसा चलेगा। ड्रग है। तो इसीलिए वो लड़कियों को यूज़ करते हैं, दे टेक देम ऑन डेट एंड उनके ड्रिंक पे स्पाइक कर देते हैं, मिला देते हैं, एंड देन दैट गर्ल बिकम्स इफेक्टेड बाय इट। उसमें क्या होता है, यू बिकम सेमी कॉन्शियस, यू डोंट बिकम अनकॉन्शियस। ओके। तो आप कर तो सब कुछ रहे हो बट और आपको पता नहीं बेहोशी आप की क्या कर हालत रहे हो। हाँ, थोड़ी-सी आपकी आ एंड जाती है आफ्टर फिर। यू बिकम अवेयर, जब वो उसका नशे हो उतर जाता है हाँ, तब उसमें ये क्वालिटी है, आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्या किया, तो बिल्कुल याद नहीं नहीं रहता। रहता। तो इसीलिए मैं लड़कियों को, जब मैं कॉलेज में जाता हूँ और मेरी अवेयरनेस सेशंस जब होते जी, जी, जी। हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि ये एक ड्रग है। जी। अब आपको अवेयरनेस मिल गई इसकी, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो हर पार्टी में नहीं जाना है। हुँ। दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपना दोस्त नहीं मानना है कि ये भी मेरा दोस्त, वो भी मेरा दोस्त। जी, जी, जी। जान पहचान हो सकती है बट दोस्त जरूरी नहीं है। तो ट्रस्ट, करेक्ट, मतलब वो ट्रस्ट का फैक्टर है। करेक्ट, यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीवन। करेक्ट। थर्ड, देन आप जब अगर पार्टी में जाओ भी, तब भी आपको एक नियम बनाना है कि कोई ऐसा ड्रिंक मत एक्सेप्ट करो जो खुला हो। मतलब कोई सील ड्रिंक लो जिसकी बॉटल आप खुद खोलो या खुद उसको ओपन करो, यू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ ड्रिंक। यू हैव टू बी अवेयर अब मतलब डोंट इतने हैव अवेयरनेस ओपन रखनी ड्रिंक्स, चाहिए। हाँ, डोंट लीव योर ड्रिंक अनअटेंडेड कि आपने ग्लास में डाल दिया फिर आप चले गए चले कहीं, गए वो तो हाँ, कोई भी मिला सकता है। तो ये सब आप एकदम से थोड़ा ध्यान दोगे तो आप इस चीज़ से बचोगे। तो वही मैंने बोला, अवेयरनेस बहुत बड़ा इसका एक माध्यम है करेक्ट। सुरक्षा का। जी, जी। सर अब आई होप जो यंगस्टर्स ये एपिसोड देख रहे हैं या जितने भी अडल्ट्स देख रहे हो जी। वो बहुत कुछ सीखें इस चीज़ से, क्योंकि सर ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि जिस ड्रग के बारे में आपने बताया है, क्योंकि अगर पार्टीज़ में जाना सर इतना नॉर्मल हो गया है फॉर यंगस्टर्स और एवरीवन, सो एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज़ कि आप अवेयर रहें उस चीज़ को लेके यस, और अपना ध्यान रख सकें। थोड़े डूज एंड डोंट्स का पालन करें जी, तो फिर आपको सुरक्षा मिलेगी। करेक्ट। सो इसमें मतलब जैसे हम बात करें कि पुलिस सर्विसेज के बारे में, सर लोगों के ऊपर एक अलग इंप्रेशन रहता है, इमेज रहती है, जी। वो डरते भी हैं। तो सर पुलिस सर्विसेज में मतलब मैं आपकी तरफ से जानना चाहती हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी। पुलिसिंग तो सबसे मुश्किल काम है, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम अ पुलिस ऑफिसर बट बिकॉज मेरा अनुभव है, पूरे दुनिया में मैंने काम किया है। मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स में एक्चुअली काम किया है जी। इन सीनियर पोजीशंस। तो सब प्रोफेशंस मैंने देखे हैं, मेरी 34 साल की सर्विस भी हो गई है। तो इट्स नॉट बिकॉज मैं पुलिस ऑफिसर हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट है बहुत मुश्किल काम। आपको अपने अंदर के दुश्मन को ढूंढना है, वो बहुत मुश्किल होता है। अपने नागरिक तो सब हमारे नागरिक हैं हमारे जी, देश के। जी। अब उनमें ही कुछ दुश्मन बैठे हैं, क्रिमिनल जिसे बोलते हैं, करेक्ट। या टेररिस्ट भी होते हैं, Right. आतंकवादी कई टाइप के होते हैं। तो उनको ढूंढ के उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत बड़ी चुनौती है, जी। क्योंकि है तो आपके नागरिक, किसी के मुंह पे तो नहीं लिखा कि ये क्रिमिनल है कि क्या है। तो कभी कभी उस चक्कर में गलत भी हो जाता है, अब ढूंढने के चक्कर। Correct. तो लोग फिर उसको माफ़ भी नहीं करते हैं, जो नहीं भी करना चाहिए, बट है तो बहुत बड़ी चुनौती। Correct, एक correct. दूसरा ये है कि हमारा जो काम है पुलिस का, वो नेगेटिव नेचर का काम है। जी, तो हम लोगों को उनकी गलतियां बताते हैं, उनको गलतियां करने से रोकते हैं। आपने इधर पार्किंग क्यों करी, यहाँ मत करिए, आप यहाँ क्यों खड़े हो, उधर चले जाइए, रात हो गई घर जाइए, उस टाइप का काम। तो वो भी हमारा काम का पार्ट है। तो जो व्यक्ति बड़ा जब हो जाए ना, अब एडल्ट हो जाते हैं हम लोग, तो हमारे घर के हमारे फादर भी हमें मना करें ना तो हमें बुरा लगता है। तो इसीलिए हमारा तो काम ही ये है। हाँ। तो हम अगर अपना काम भी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं तब भी लोगों को बुरा लगता है कि यार आप कौन हो, हमें क्यों बता रहे हो, तो किसी और को जाकर बोलो। मतलब दैट्स अ नेचर। I- तो नेगेटिव नेचर ऑफ जॉब है। जी। एंड थर्ड इज़ दैट हमेशा हमारे विवाद होते हैं तो हमारे पास आते हैं। तो विवाद में हमेशा 2 पार्टी होती हैं, है ना। एक पार्टी जनरली सही होती है, एक पार्टी शायद गलत होती है कानूनन। तो अगर आप उस सही पार्टी का भी साथ दो, एज ए गुड पुलिस ऑफिसर आप उस सही पार्टी के साथ हो, उनके बात सुन के उनकी कार्रवाई करी, तो जो दूसरी पार्टी होती है जी। वो कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि हमने गलत किया। ये ह्यूमन नेचर है। Human तो nature इसलिए वो हमेशा ये आरोप लगाएंगे कि इन्होंने पैसा ले लिया, ऐसा हाँ, कर हाँ, सकते हैं कि क्यों, correct. इसलिए उन्होंने ऐसा करा, इवन इफ आपने गलती ना करी हो। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, और भी बहुत सारी चीज़ हैं। तो मुश्किल काम तो बहुत है और 24 घंटे का काम है। 24 घंटे ऐसा का कोई काम है नहीं कि जब आप सोते हो तब हमारा काम चालू होता है। बिल्कुल। जब लोग त्यौहार मनाते हैं तब हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं। True. तो इट इज़ अ वेरी टफ जॉब इन ऑल सेंस एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, Yes. बट वेरी satisfying. Very If satisfying you do also. it very well हाँ. and you get people's love and respect and affection more than any other job can give you. करेक्ट। सो बीइंग एन आईपीएस फॉर 34 इयर्स और आपने इतने अलग अलग एमपी कैडर में मोस्टली जहाँ जहाँ आपने जॉब करी, तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ डू यू लुक एट इट? My experience? Yes. I told you my experience is wonderful. That's why I feel that it is a job which is the best in the world. Wow.
इट इज़ द टफेस्ट बट इट इज़ स्टिल द बेस्ट, बिकॉज आपको उसमें सेटिस्फैक्शन इतना मिलता है, लोगों का प्रेम सम्मान इतना मिलता है, अगर आप उसको अच्छे से अंजाम दो जो करना चाहिए, तो जी। उससे अच्छी कोई नौकरी हो ही नहीं सकती। वाह! मुश्किल है, मैंने जैसे बोला, परिवार के लिए भी मुश्किल है, आपके अपने लिए भी मुश्किल है, बट आदत पड़ जाती है, थोड़े साल हम करते हैं तो हमें भी आदत पड़ जाती है, तो उसमें आप अच्छे से करो। तो जैसे मैं जहाँ रहा, मैंने नई नई चीज़ें करने का प्रयास किया, जी। तो मेरे इतने सारे अनुभव हैं, इतने सारे वो हैं, ये साइबर क्राइम जैसे एक है, हाँ। नार्कोटिक्स एक है, जहाँ मैं था भी नहीं तब भी मैं करता रहा उस क्षेत्र में काम, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, उनकी उनकी मदद हुई, जी। और जो सम्मान और रिस्पेक्ट मेरे को उसके रिजल्ट में मिला, आई थिंक मेरे लिए तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। वंडरफुल सर। यस। सर तो जैसे कि ये आपने बताया कि साइबर क्राइम भी एक सेगमेंट है जो हाँ। आज सोसाइटी में है और ड्रग्स के ऊपर हम बात कर रहे जी। हैं, तो सर क्या ड्रग्स की जो चीज़ें हैं दैट हैज़ आल्सो गॉन ऑनलाइन, ये डार्क यस, वेब ऑफ या कोर्स, यस, ऑफ हाउ कोर्स। डज सर कैसे वर्क करता है वो ड्रग्स का क्या है कि एक डार्क वेब जैसे आपने नाम लिया, तो डार्क वेब इज़ अ प्लेस इंटरनेट का जो 75% होता है, 25% सरफेस नेट जिसे बोलते हैं, जी। एंड 75% डार्क नेट या डार्क वेब। तो वो एक ऐसी जगह है जिसको स्पेशल ब्राउज़र से आप एक्सेस करते हैं, टॉर ब्राउज़र बोलते हैं उनको, द अनियन राउटर। तो उसमें आप जाके उसको एक्सेस करिए, नॉर्मल जो अपना गूगल है, जी। क्रोम है एंड फायरफॉक्स एंड ऑल, वो नहीं चलता। तो टॉर ब्राउज़र से आप एक्सेस करिए, और वहाँ पे कई साइट्स हैं इलीगली रन ऑफ कोर्स, जिसमें आप जाके अपनी यू कैन ऑर्डर ड्रग्स, एंड पेमेंट्स जनरली आर इन वर्चुअल करेंसी। तो वर्चुअल करेंसी हाँ, इज़ नॉट इन नॉर्मल करेंसी, तो हाँ, उसका ट्रेल रहता है। ट्रांजैक्शन दिस वर्चुअल करेंसी का इनक्रिप्टेड ट्रेल रहता है, मुश्किल होता है फॉलो करना, बट फिर भी रहता तो है। तो उसमें जाके आप ऑर्डर करो ड्रग्स, तो आपके घर तक पहुंच जाती हैं। घर तक तो दैट इज़ देयर ऑन, एंड देन देयर आर मेनी अदर वेज इन विच जी, जी, मैसेज जी, करते जी। हैं एक दूसरे को करेक्ट, कि करेक्ट। कहाँ पे डिलीवरी करनी है, क्या करनी है, तो है इट इज़। देखिए, दिस जो वर्चुअल दुनिया है, जो इंटरनेट है एंड जो साइबर वर्ल्ड है, उसने बहुत सारे आपको फ़ायदे दिए हैं, बहुत सारे सुविधाएं दी हैं, मनोरंजन दिया है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे चुनौतियाँ और डेंजर्स भी दिए हैं। करेक्ट। So this is one of them, that it makes it easier for these criminals to operate, but also security forces also have many advantages. It's much easier for us to track and trace them. सर तो जैसे कि ये वाली चीज़ जो आपने बताई कि हाउ ऑनलाइन दिस इज़ अफेक्टिंग, तो सर जैसे कोई भी पर्सन एक सिचुएशन में है कि उसके साथ या तो कोई क्राइम हो गया है या किसी भी चीज़ में, क्योंकि कई बार वो डरते हैं, पुलिस तक नहीं जाते हैं, तो सर कैन यू सजेस्ट और एक हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो कभी डरे नहीं और पुलिस तक ज़रूर जाएँ, हेल्प मांगें। देखिए, जो देश का स्ट्रक्चर है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, अपराधियों को पकड़ना, अपराध को नियंत्रण करना, वो देश की पुलिस के पास है। और हर देश में भी अपना पुलिस का सेटअप होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बोलते हैं कहीं पे, पर करती वहाँ की सुरक्षा एजेंसी पुलिस ही है। तो हमारे यहाँ भी एक पुलिस स्ट्रक्चर बना है, कानून व्यवस्था, कानून पूरे बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा देना, उनकी रिपोर्ट्स को दर्ज करना और उन पर कार्रवाई करना। करेक्ट। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी हो गई। अब हम अपनी जिम्मेदारी में सफल कब होंगे? जब नागरिक जो हैं वो हम तक अपनी दिक्कतें पहुंचाएंगे, उनके ऊपर घटित अपराधों तक की सूचना देंगे। सुओ मोटो एक्शन लेना भी संभव है अगर हमें सूचना मिल जाए कि यहाँ पे ऐसा हुआ है जो अपराध के श्रेणी में आता है, तो हम कार्रवाई करेंगे। बट नागरिक होने का भी आपका दायित्व है कि अपने ऊपर हुआ अपराध या आपने किसी के दूसरे के बारे में देखा है अपराध हुआ, तो घटित अपराध वो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। तो ये देख के बोलना कि भाई ये नहीं करेंगे या हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो तो अलग बात हो गई। आपका दायित्व क्या है? जी। अपराध का रिपोर्ट करना, उसकी सूचना देना। हमारा दायित्व हम करेंगे। अगर हम नहीं कर रहे तो फिर हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करने के बहुत सारे फोरम्स हैं। Correct. देयर आर मेनी, देयर कोर्ट्स, देयर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज पॉलिटिकल सेटअप, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सरकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं राइट। जो हमारे खिलाफ, पुलिस विभाग के खिलाफ भी एक्शन ले सकती जी, हैं जी। अगर आपने कार्रवाई नहीं करी। बट नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है, वो आपको निभाना चाहिए। डे टू डे लाइफ में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस का होता है, जैसे हम एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करें सर, जस्ट लाइक मर्डर और एनी अदर थिंग, तो आपने भी इसमें एक अभियान शुरू किया था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? वो मेरा अभियान था कि मैं पुराने केसेस मर्डर के खोल के सॉल्व करता था, क्योंकि मर्डर एक सबसे बुरा ऑफेंस में मानता हूँ। किसी की जान ले लो तो उससे बड़ा कोई अपराध तो हो नहीं सकता। तो ऐसे कई अपराध हैं, कई कारणों से जो सुलझ नहीं पाते थे, जी।
अभी भी नहीं होते होंगे ऐसे, जी। उनको हम कोल्ड केसेस बोलते हैं, जो जनरली एनी अपराध, बट कोल्ड केसेस ऑफ मर्डर जो होते थे, जो छूट जाते थे या वो लोग नहीं पकड़े जाते थे फॉर वेरियस रीजन, सबूत नहीं मिलता, कभी समय या अभाव हो जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, वट। तो ऐसे केसेस को आई ट्राइड दैट मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा एज एसपी, एज डीआईजी इन द रेंज और आईजी इन द जोन, जी। कि मैं उनको एक टीम बनाता था और उनको ऐसे केसेस का रिव्यू करता था, और जिसमें हमें सूचना मिलती थी, और जिसको एक्चुअली क्या होता है, केस डायरी होती है, हर केस की एक डायरी होती है। जी। तो अगर आप उस डायरी को ध्यान से पढ़ो तो आपको बहुत सारे सब टिप्स उसी में मिल जाएंगे, और अगर आप उसको फॉलो अप करो तो शायद वो सॉल्व भी हो जाते थे। तो मैं ऐसा अभियान चलाता था, और उसको मैंने नाम दिया था ऑपरेशन उजागर। तो उसके तहत मैंने ऐसे 110 केसेस सॉल्व किए थे, मेरे जो भी फील्ड का जो सर्विस थी। तो बड़ा एक नई एक मुहिम थी, जी। और लोगों द्वारा काफ़ी सराही गई जो उस क्षेत्र के नागरिक थे। जी। और एज आई सेड, मेरे को भी उसमें बहुत संतोष मिला, उसमें वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल गया मेरे को उस चक्कर में, सबसे ज़्यादा कोल्ड केसेस ऑफ मर्डर सॉल्व करने वाला एक पुलिस अधिकारी। वेरी नाइस सर। सर मैं बधाई भी देना चाहूँगी आपको एक बार उस चीज़ Thank के you. लिए। सर इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है एक पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि सर जैसे चोरी से लेके मर्डर तक इतने क्राइम्स रहते हैं सर, लोग गुहार भी लगाते होंगे, पर हाँ। सर पुलिस का जो ड्यूटी है वो एक लिमिट बाद शायद खत्म हो जाता होगा। तो सर कैसे डील करते हैं जो इमोशंस? इमोशनली तो बड़ा मुश्किल काम है, एज आई सेड स्ट्रेसफुल भी है इन ऑल मैटर्स। इमोशनली भी बहुत प्रॉब्लम है कि आपको लोगों को सामना करना पड़ता है, जब बहुत नाराज़ भी होते हैं कभी कभी, बहुत दुखी भी होते हैं कभी कभी, जी। उस समय आप उनका सामना करते हो, तब उनकी इमोशंस कैसे निकलती हैं यू विल नॉट नो, बट दे आर डूइंग इट आउट ऑफ देयर, जो बुरा समय है, दुख का समय है, और आप को उसको झेलना पड़ता है। जैसे Correct. मेरे यहाँ पे मैं सीएसपी था इंदौर में, मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो यहाँ पे बंगाली कॉलोनी अब तो बहुत बड़ा हो गया, हाँ। पर पहले वहाँ पे एक छोटे सी चौराहा था, और वहाँ पीछे सब खेत वेत थे। तो वहाँ पे एक ट्रक ने एक बच्चे को कुचल दिया, तो वहाँ पे एक चक्का जाम हो गया। तो चक्का जाम हुआ तो हम भी गए मौके पे, तो मैं बाई चांस पहले पहुँच गया। वहाँ कोई पुलिस फोर्स थी नहीं, तो मैं, मेरा एक ड्राइवर और मेरा गनमैन और मेरे साथ एक और अधिकारी थे, हम जी। 4 लोग पहुँचे। जी। तो वहाँ लोग बहुत सारे इकट्ठा थे, उन्हें फायर ब्रिगेड की, उन्होंने ट्रक को जला दिया था जिससे बच्चे को टक्कर मारी थी। जी। तो बाद में ट्रक को बुझाने जो फायर ब्रिगेड आया उसमें भी आग लगा दी थी उन्होंने। तो हम लोग जब पहुँचे तब ये लोग आक्रोशित थे। भगवान की कृपा से बच्चा बच गया, बाद में उसकी जान नहीं गई, पर उस समय उनको ये सूचना थी कि बच्चा मर गया है। तो वो बहुत सारे आक्रोश में थे और उन्होंने हमें घेर लिया और हमसे कई चीज़ें डिमांड करने लग गए। इन दैट आक्रोश में थे वो, हमारे खिलाफ नाराज़ नहीं थे। हाँ, उनको वैसी पर नाराज़गी थी, रेज मतलब में थे जो दुख कहीं था ना कहीं। घटना का करेक्ट, करेक्ट। प्रति। तो उनने हमको बात करी, तो मेरे साथ जो दूसरे अधिकारी थे वो थोड़ा उत्तेजित होने लग गए, अच्छा। और उन्होंने बोला चलिए अब तो जैसे ही आप उत्तेजना दिखाओगे हाँ। ऐसी भीड़ को जो ऑलरेडी आक्रोशित है, जी। तो वो और आक्रोशित होंगे ऑब्वियसली, और फिर वो दूसरा कोई रूप ले सकते हैं। करेक्ट। तो मैंने फिर सुना लोग आपस में बोल रहे थे कि ये तुम, हमारा बच्चा मर गया, ये कर गया, तो इनको भी जला दो। वो आपस में ऐसा उनके एक अच्छा क्राउड जो होता है, फिर वो एक सजेशन पे काम करता है। हाँ। अगर कोई भी कुछ सजेस्ट कर दे कि ऐसा करो, तो फिर सब करने लग जाते हैं। तो ऐसा वो आपस में उनकी बातचीत हो रही थी, तो मैंने सुना, तो फिर मैंने उस दूसरे अधिकारी को हटाया, मैंने उनसे खुद बात करी। वो औरतें भी थीं, महिलाएं भी थीं, तो मैंने उनसे बोला, मैंने देखो, वह उस समय बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने देखिए अम्मा, मैं तो आप ही की उम्र का हूँ, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, तो मेरे को जला के क्या मिलेगा आपको। तो ये ऐसे करके उनको प्यार से बात करी, तो थोड़े वो ठंडे पड़े। तब तक हमारा बाकी बल आ गया, तब फिर हमने उनको वहाँ से मैनेज हटा कर दिया। लिया। तो ये सब करना पड़ता है। अगर आप उससे आक्रोश दिखाने लग जाओ और उनसे आप उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने का वो मन कर, तो यू विल बी इन ट्रबल एंड इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। करेक्ट। तो वो सब हमें झेलना तो पड़ता है, बट उसके तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, उसको हमको संयम दिखाना बहुत ज़रूरी है। सर पर आपको नहीं लगता ऐसी इमेज ऐसी पोर्ट्रे होती है कि पुलिस ऑफिसर है तो डरना है, क्योंकि उनको लगता है ऐसा ना हो कि गुस्से में हो जाए, पर आपने जो बात बोली वो एकदम अपोजिट बोली कि शांत रहना शांत चाहिए। रहना चाहिए, यस। वो तो आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। करेक्ट। आप करोगे तो आपके लिए गलत है, लोगों के लिए भी गलत कर रहे हो, आप अपने लिए भी गलत कर रहे हो, और मौके को आप ज़्यादा ख़राब भी कर सकते हो। बट यस, आपने बोला डरना चाहिए, तो पुलिस अधिकारी से नहीं डरना चाहिए, कानून से डरना चाहिए लोगों को, क्योंकि पुलिस उसका लागू करती है। तो मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डर लगता है, तो ठीक है, अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको डर लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए। जी जी वो जी। कानून से डर लगना चाहिए, और कानून का रखवाले हम हैं, तो हमसे इनडायरेक्टली डर लगना चाहिए, क्यों नहीं। नॉट दैट कि आप के अच्छे काम करो फिर भी हमसे डर लगना चाहिए, ये नहीं, पर अगर आप गलत कर रहे हो तो बिल्कुल लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए। सर क्योंकि सर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स जो होते हैं सर, उनके एक अपना पैशन होता है स्टूडेंट्स में। हर कोई कभी ना कभी सोचता है कि मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम दूँ, आईएएस बनूँ या आईपीएस बनूँ। सर उन स्टूडेंट्स को या जो यूथ है उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलूँगा कि देखिए, आईएएस, आईपीएस एंड अदर सर्विसेज सबसे
बहुत अच्छी सर्विसेज हैं और आप को अगर देना है तो उसमें आप पूरा परिश्रम करिए और एकाग्रता से एक एम बना के ज़रूर दीजिए, आपका अधिकार है। बट सिर्फ ये ही सिर्फ अच्छी नौकरियां नहीं हैं, ये तो दिखती हैं अच्छी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिसमें समाज में आप बहुत बदलाव ला सकते हो और लोगों को खुशी दे सकते हो और खुद भी बहुत खुश रह सकते क्योंकि हो। सर मैं ये चीज़ इसलिए भी हाईलाइट करना चाहती हूँ क्योंकि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती हैं, जो पोस्ट होती हैं सर, वो कितनी हार्ड वर्किंग होती है, कितनी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसके साथ जो पर्क्यूजिट्स आते हैं, लोग कई बार उस पर फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा एज अ सोसाइटी। पर हमको ये भी हाईलाइट करना ज़रूरी है कि वो जॉब कितनी डिफ़िकल्ट है। Yes, difficult. So every job is difficult, but what I'm saying is this, that it is a very good job. Yeah. But there are many other jobs which are also very good. But if you have a dream that आपको देना है तो आप जरूर दीजिए. जी। But क्योंकि इतना stiff competition है, तो it is not necessary that you will succeed in your dream. Correct. तो अगर if you don't succeed, then जैसे मैंने बोला बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो आप अगर उसको follow करोगे तो basically you have to chase your dream. हाँ। है ना। मैं हमेशा लोगों को, जब मैं कॉलेजेस एंड स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि दुनिया में आपका अगर आप उद्देश्य बनाओ, योर एम शुड बी हैप्पीनेस, योर एम शुड नॉट बी मनी, शुड नॉट बी पावर, शुड नॉट बी पोजीशन, दैट इज़ सेकेंडरी। आपका एम होना चाहिए मैं खुशी किस में आपको मिलती है वो करिए, बाकी फिर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। अगर आप उस दिशा में चलोगे तो आपको पद भी शायद मिल जाए, आपको प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। बट मेनली इट इज़ हैप्पीनेस। यू शुड फॉलो योर ड्रीम एंड फॉलो टू बी हैप्पी। एंड हैप्पीनेस बहुत सारी चीज़ों से मिलती है, सिर्फ पोस्ट एंड पोजीशन एंड पावर से नहीं मिलती। ट्रू सर, क्योंकि आपने हैप्पीनेस की बात की है तो कई बार सर मैंने देखा है ऐसे ऑफिसर्स का एग्जांपल भी हम जानते हैं जो सर, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्टी से एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो, फिर आप ट्रेनिंग करते हो, इतने सालों की सर्विसेज आपकी रहती है, बट स्टिल दे रिज़ाइन एट सम टाइम्स। तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो हो सकता है अनहैप्पी हो सर, दैट कुड बी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं सर, करप्शन कुड ऑल्सो बी अ रीज़न, या फिर सर दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि सर इतनी मेहनत से कोई कमाई हुई चीज़ कोई क्यों ही जाने देना चाहेगा। मैं यही बताता हूँ लोगों को कि अगर आपके कोई बड़ी गाड़ी से उतरे, एक बहुत बड़े घर में रहता है या बहुत बड़े एक पोजीशन पे बैठा है, तो आप ये सोचो कि ये मेरे से ज़्यादा सुखी है, इज़ नॉट नेसेसरी। करेक्ट। साइज़, गाड़ी का साइज़, घर का साइज़ और आपके पद की ऊंचाई, ये आपकी खुशी नहीं डिफाइन करती। Right. ये फैक्ट है। एंड पीपल एंड चिल्ड्रन एंड यूथ शुड रियलाइज इट। आपको बहुत हमेशा खुशी जो होती है वो छोटी चीज़ों में ज़्यादा मिलती है, बड़ी चीज़ में कभी नहीं मिलती। मेरे को जैसे है तो मेरे को मेडल मिल जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, वेरी गुड, आई विल बी वेरी हैप्पी। बड़ी चीज़ें हैं मेरी कैरियर में, मेरी ज़िंदगी में, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट वो जो छोटी चीज़ें हैं, जब मेरे को जैसे वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक है, तो मैं जब जंगल में जाता हूँ और वहाँ मैं बैठता हूँ और जंगल की सांस लेता हूँ और वहाँ पे सुनता हूँ, तो वो जो मेरे को खुशी देती है वो पल, वो ये सब नहीं दे सकते। तो दैट इज़ अ फैक्ट। एंड पीपल जो जैसे आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते हो ना, आप भी बहुत यंग हैं, बट ये स्टूडेंट्स हैं, यू दे वेरी यंग, आप आगे जाओगे ज़िंदगी में, देन यू रियलाइज दैट व्हाट I have said is right. So if you realize it from now and you believe it from now, then you will be definitely more successful than many people. Wow. So wonderfully said. सर बस lastly I would like to say, सर कोई सा ऐसा केस है, बहुत मेमोरेबल केस आपका रहा हो या बहुत डिफिकल्ट रहा हो, तो यू रिमेंबर दैट, कैन यू टेल अस? केसेस तो बहुत हैं, बट आई टेल यू वन बिकॉज केस, एक आप केस की बात कर रही हैं, तो देखो वो ऑपरेशन उजागर का ही केस था। मैं एसपी था सीहोर में। सीहोर में जो एसपी ऑफिस है वो एक जगह है, कस्बा एरिया ऑफ सीहोर, उसमें सिचुएटेड है। उसके पीछे एक एरिया है कस्बा जिसे बोलते हैं, वो मिक्स पॉपुलेशन एरिया है, हिंदू मुस्लिम मिक्स्ड पॉपुलेशन है। जो मैं वहाँ एसपी था तो पुराने केसेस जो सॉल्व करता था उसमें हमने एक केस के आई केम अक्रॉस सम इन्फॉर्मेशन। लोग देते हैं कि जब उनको पता चलता है कि पुराने केस सॉल्व करता है तो आपको पुराना इन्फॉर्मेशन भी लोग देते हैं, इन्फॉर्मर्स, कि उस केस में ये था, ऐसा था। तो एक इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली कि एक 15 साल पुराना केस था, उसमें एक बैंक मैनेजर था रिटायर्ड, वो अकेला, उसकी वाइफ हैड डाइड, तो वो ही यूज्ड टू लिव इन अ हाउस, उसका घर था उस कस्बा एरिया में, और उसका मर्डर हो गया था एंड वो सॉल्व नहीं हुआ था। तो हमने उस डायरी को निकाला, उसको पढ़ा, तो उसमें ये था कि वो रात को अपने घर पे था और उसके घर में उस जो आई विटनेस थे उन्होंने बताया कि उसका बेटा है एक उस बैंक मैनेजर का, वो भी सीहोर में रहता था, किसी और जगह में रहता था। बट ये बैंक मैनेजर रिटायर्ड जो था, उनका गुस्सा बड़ा तेज़ था, तो उनके साथ वो रहता नहीं था, अलग से रहता था। तो वो उसे मिलने आया था लास्ट इवनिंग में, और उन्होंने आपस में कुछ बात हुई और बहुत लड़ाई भी हुई उनकी, बिकॉज आस नेबर्स ने सुना भी, और फिर वो लड़का चला गया और रात को उस आदमी का ब्रूटल मर्डर हुआ एंड यू स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स एंड ऑल दैट। तो उसमें बहुत सारा प्रयास हुआ होगा उस समय, बिकॉज वो मिक्स पॉपुलेशन एरिया भी है, हिंदू मुस्लिम का भी एरिया है, तो थोड़ा वो भी डाउट हुआ होगा। तो इट बिकम अ सेंसिटिव केस। तो उस समय उन्होंने काफ़ी प्रयास किए बट वो सॉल्व नहीं हुआ।
फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उस मुताबिक ये था कि उन 4 नाम मेरे को मिले थे कि इन्होंने किया है। अच्छा, ये 15 साल पुराना केस था। अब वो 25-25 साल के थे उस समय, तो वो 40 से ऊपर हो गए थे। तो मतलब दे हैड बिकम मिडल एज फ्रॉम यस यूथ। यस तो यस जो जानकारी के आधार पे फिर हमने उन चारों को हिरासत में लिया और उनको अलग-अलग रखा और उनसे पूछताछ करी कि ये क्या है ये मामला। ये लड़के टाइप थे उस समय, अब तो वो मतलब आदमी ग्रोन हाँ अप हो सब गए थे। मिडिल एज हो तो चुके पर हैं। वो थे उस टाइप के ना, विद स्मॉल रिकॉर्ड एंड ऑल दैट। तो उनसे जब पूछताछ करी तो हम अपने साइकोलॉजिकल मेरा भी तरीके होते हैं, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने किया था। वो देवर छोटे मोटे चोर टाइप के थे उस समय। जी तो इन्होंने बताया कि हम वहाँ पे पिक्चर देखी हमने रात को, और फिर हम आके वहाँ पे एक पेड़ था बहुत बड़ा, उसके घर के पास कहीं होगा उस कस्बा एरिया में, तो वहाँ बैठ के हमने शराब पी। और शराब पीने के बाद हमने हमको पता था कि ये तो अकेला रहता है ये आदमी। तो हमने सोचा इसके घर में चलते हैं और अपन चोरी कर लेते हैं, मतलब सामान ले लेते हैं। तो हम अंदर गए तो वो उठा हुआ था, तो झगड़ा टाइप हो गया। तो हमारे कुछ मिला विला तो है नहीं, पर हम उसको मारूंगा बोल के हम वहाँ से भाग गए। ये उन्होंने हमें बताया, पर उसकी हमें तस्दीक करनी थी। तो फिर हम घटनास्थल पे उनको ले गए कि बताओ कहाँ से आए, अंदर कहाँ था वो आदमी। पर 15 साल पुराना था। जी बट वो मेरे को ले गया। अच्छा, उसमें मैं गया, एसपी मैं था वहाँ का। तो रात को हम लोग गए वहाँ पे 2-1 बजे रात को इसको इनको लेके। तो सब लोग उठ गए आसपास के कि भाई ये पुलिस क्यों आई है, एसपी खुद आया है। तो वहाँ पे जो मकान था वो उस समय स्कूल बन गया था। जी पहले वो रहता होगा वहाँ पे, पर अब वहाँ एक स्कूल संचालित होता था। तो वहाँ पे उन्होंने हमको बोला कि हम ये दीवार थी, हम उसमें से ऊपर से आए। तो जब मौके पे हमने देखा तो वो कोई भी नहीं थी वहाँ पे चीज़, कोई दीवार भी नहीं थी, कोई दरवाज़ा भी नहीं था, मतलब वो अलग था। तुम भी, मेरे को ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनने किया नहीं है और ऐसी ये कहानी बना रहे हैं। तो वहाँ पे खड़े होकर मैं बात कर रहा था, तो मोहल्ले वाले भी थे वहाँ पे, सुन रहे थे। तो उनमें से कोई आया मेरे पास, 1-2 कि सर आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला बोलो। बोलता हम यहाँ पहले से रहते हैं और ये जो लोग बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। पहले घर का यही थी, यहाँ पे एक दीवार थी और उधर एक खिड़की थी और इधर, अब वो बदल गया। अब 15 साल हो गए तो हाँ स्कूल बन गया, करेक्ट उन्हें मॉडिफिकेशंस कर ली, जी जी बट पहले यही था। तो फिर ऐसा पता लगा कि ये सच बोल रहे हैं। तो फिर हमने उनको गिरफ्तार किया, दूसरे सबूत भी हमने जितना भी जुटा सके जुटाए, और वो सॉल्व हो गया। तो वो फिर वो पेपर में आया होगा। तो पेपर में आया तो अगले दिन एक आदमी मेरे से मिलने आया और उसने मेरे को पर्ची भेजी मिलने की होती है ना। तो हाँ मैंने अंदर बुलाया। तो जब वो अंदर आया तो वो आदमी मेरे आके मेरे पैर को पकड़ गया और रोने लग गया। और तो मैंने उसको उठाया, मैंने क्या हो गया भाई, कौन हो आप, क्या चाहिए। तो उसने बोला कि सर वो जो आदमी मर्डर हुआ था वो मेरे फादर थे। तो मैंने बोला अरे ठीक है। मैंने सोचा कि वो इतना ज़्यादा भावुक हो गया है कि इतने साल बाद उसके फादर के हत्यारे पकड़े गए, करेक्ट तो वो बहुत भावुक है। तो मैंने ये सोचा, तो मैंने उसको बिठा दिया कुर्सी पे। मैंने, आप चाय वाय पियोगे, क्या चाहिए आपको। तो वो बैठ गया। तो फिर मैंने बोला आप इतना रो क्यों रहे हो, इतना क्यों आप वो। तो उसने बोला सर मैं आपको बताऊं सच। उससे मेरे को सुन के आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बोला कि सर देखिए ऐसा है कि ये मेरे फादर थे, अब इतने साल बाद आपने उनके हत्यारों को पकड़ा तो मेरे को बहुत खुशी है उस बारे में, तो बधाई। पर दूसरी भी एक बात है जिससे मैं इतना भावुक हूँ। तो मैंने क्या, तो बोलते हैं कि जब ये मेरे फादर का मर्डर हुआ तो उससे एक उसी शाम को मैं आया था, मेरी लड़ाई हुई थी उनके साथ, जी क्योंकि मेरे फादर ने नेचर के बड़े गुस्से गुस्से वाले थे। हाँ तो वही बात जब पुलिस ने पूछताछ करी तो आसपास लोगों ने बताया कि आखिरी ये आया था और ये लड़ रहा था अपने पिता के साथ। तो पुलिस ने मेरे को भी हिरासत में लिया और मेरे से भी पूछताछ करी कि ऐसा ना हो कि मैं बाद में आके फिर मैंने मर्डर कर दिया हो। जी तो उनने मेरे को पूछताछ भी करी, कई बार 2-3 बार बुलाया और सब आसपास सब फैल गया कि इसी ने अपने बाप को मारा है। और पर मैंने तो मारा ही नहीं था, तो मैं छूट गया। जब मैं छूट गया तो आज 15 साल हो गए मैं उस कलंक के साथ जी रहा हूँ कि सब लोग मेरे को देख के बोलते हैं कि ये इसने अपने फादर को मार दिया, ये हत्यारा है, बच गया, पता नहीं कैसे बच गया, बट है ये मर्डरर अपने फादर ही से। मेरे सोसाइटी ने को ठप्पा लगा दिया उसके उस ऊपर कलंक से आपने मेरे को आज मुक्ति दिला दी, वो उनको गिरफ्तार करके। तो मेरे लिए इतना बड़ा आपने वो काम करा है कि मैं इसको आपका कैसे धन्यवाद दूं कि वो कलंक था, मतलब अपने फादर का मर्डर, दूसरे का तो छोड़ो, अपने फादर के मर्डर के लिए वो बोले कि आपको कि ये तो हत्यारा है। 15 तो साल से वो जूझ रहा होगा 15 साल से उस कलंक के साथ जी रहा था, तो उससे मेरे को मुक्ति दिलाई, इसीलिए मैं इतना भावुक हूँ। तो वो ऐसे अनुभव होते हैं तो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। ग्रेट 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 डॉक्टर कपूर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद यू एंड आई होप यू कीप इंस्पायरिंग अस और बहुत सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे काम आप करते रहें और जो यंग ऑफिसर्स हैं वो आपसे इंस्पायर होते रहें। थैंक यू सो मच। And it was an honor having you on Living Unicorns. So thank you so much once again. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आई होप, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लिविंग यूनिकॉर्न्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।